तो फिलहाल आज पढ़ने वाले हम ऊर्जा के स्रोत। जय महाकाल। ऊर्जा एनर्जी। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है? जब हम कहते हैं कि पिंड में ऊर्जा है तो इसका अर्थ है कि वह कार्य करने में सक्षम है। जब हम कहते हैं कि पिंड में ऊर्जा है तो यह कार्य करने में सक्षम है। कैसे कार्य करने में सक्षम है? ऊर्जा के स्रोत। कोई भी वस्तु जिसमें से प्रयोग करने योग्य ऊर्जा प्राप्त की जा सके ऊर्जा का स्रोत है। विभिन्न प्रकार के स्रोत हमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं: आसान उपलब्धता, सस्ता, कम धुआं, उच्च कैलोरी मान, जलने के बाद अवशेष कम, स्टोर करने और परिवहन करने में आसान। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं: परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत है कौन से? जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऊर्जा के महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत हैं। कौन कौन से? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अब आते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और कम समय में प्राकृतिक रूप से फिर से भर सकते हैं। अनवीकरणीय सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और मानव जीवन काल में पुनः भरे नहीं जा सकते। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट सामान्यतः कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अक्सर काफ़ी प्रदूषण और पर्यावरण क्षति उत्पन्न होते हैं। सस्टेनेबिलिटी दीर्घकालीन उपयोग के लिए स्थायी होते हैं और बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। दीर्घकालीन में स्थायी नहीं होते क्योंकि उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। अनवीकरणीय स्रोत। रिन्यूएबल एनर्जी एग्जाम्पल: नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एग्जाम्पल: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, geothermal एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, coal, oil, natural gas. All these fuel are the called fossil fuels. जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल पादपों और जीवों के प्रागैतिहासिक अवशेषों से पृथ्वी के नीचे गहरे तलों में बनने वाले प्राकृतिक ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला एक ज्वलनशील काला या भूरा काला अवसादी चट्टान है। कोयले का मुख्य घटक कार्बन होता है। इसमें अन्य तत्वों की चार मात्राएं होती हैं, मुख्यतः हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कोयले का निर्माण तब होता है जब मृदा पादप पदार्थ पीट में बदल जाते हैं और लाखों वर्षों में गहरे दाब अत्यधिक ताप से कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयला ड्राई कार्बन कंटेंट मोइस्चर कंटेंट बिफोर द ड्राइंग परसेंटेज में। एंथेरेटिक 86 से 92%, 7 से 10, 3 से 4। बिटुमिन 76 से 86,
सब विटामिन 70 से 76, लिगानिन 65 से 70, पीठ 60 से कम होता। पेट्रोलियम, जिसे कच्चे तेल के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्य रूप में हाइड्रोजन का एक प्राकृतिक रूप पाया जाने वाला पीला काला तरल मिश्रण है। अब आता है प्राकृतिक गैस। क्या था? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस या जिसे जीवाश्म गैस कहा जाता है, गैस या हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और अन्य उच्च अल्कोहलों विभिन्न लघु मात्राएं पाई जाती हैं। ताप विद्युत संयंत्र, यह कोयले और पेट्रोलियम के दहन से उत्पन्न ऊष्मा से विद्युत उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग करके तापीय विद्युत पैदा की जाती है। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते पानी की गति ऊर्जा या ऊंचाई पर पानी की स्थितिज ऊर्जा थी। जल विद्युत संयंत्र गिरते पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। चूँकि बहुत कम झरने हैं जिनका उपयोग संभावित ऊर्जा के रूप में स्रोत के रूप में किया जाता है, जल विद्युत संयंत्र बांधों से जुड़े हुए हैं। पिछली सदी में दुनिया भर में बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं। बायोमास को जीवित पदार्थ या उसके अवशेषों के रूप में परिभाषित किया गया है और यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बायोगैस, यह संयंत्र ईंटों से बने गुंबदनुमा संरचना वाला होता है। मिक्सिंग टैंक में गोबर और पानी का एक मिश्रण तैयार किया जाता है बायोगैस के लिए। मिक्सिंग टैंक में मिश्रण को डाइजेस्टर में डाला जाता है। काय में डाला जाता है? डाइजेस्टर में डाला जाता है। डाइजेस्टर एक बंद कक्ष होता है। डाइजेस्टर जो होता है क्या होता है? बंद कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अवायवीय सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के बिना गोबर के मिश्रण को विघटित करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन के बिना सूक्ष्म जीव गोबर के मिश्रण को विघटित करते हैं। मिश्रण के विघटन से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस को डाइजेस्टर के रूप में ऊपर गैस टैंक में संग्रहित किया जाता है। बायोगैस को उपयोग के लिए पाइप के माध्यम से खींचा जाता है। इसके माध्यम से पाइप के माध्यम से खींचा जाता है। बायोगैस एक प्रकार का जैव ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से जैविक कचरे के अपघटन से उत्पन्न होता है, जबकि कार्बन पदार्थ जैसे खाद्य अवशेष और पशु अपशिष्ट अवायवीय वातावरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बदलना वाला वातावरण में टूटते हैं। तो यह गैसों का मिश्रण मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। CH4 40 से 70%, CO2 25 से 55%, नाइट्रोजन 0 से 5%, हाइड्रोजन 0 से 1%, H2S 0 से 3% होती है। अब आता पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा ज़्यादातर विद्युत पैदा करने के लिए पवन टरबाइनों का प्रयोग किया जाता है। किसका? पवन टरबाइनों का प्रयोग करते हैं। पवन चक्की वह मशीन है जो पवन की गतिज ऊर्जा को संयंत्र या विद्युत में परिवर्तित करती है। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। किसे? डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। उनकी 25% से अधिक बिजली जरूरत पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से उत्पन्न होती है। कुल उत्पादन के मामले में जर्मनी अग्रणी है, जबकि बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने में भारत
5वें स्थान पर है। यह अनुमान लगाया गया कि यदि भारत की पवन क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाए तो लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास स्थगित किया गया है और यह 380 मेगावाट बिजली पैदा करता है। टरबाइन की आवश्यकता गति बनाए रखने के लिए हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा उस अवधि के दौरान जब हवा न हो, ऊर्जा की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए कुछ बैकअप सुविधाएं जैसे भंडारण कोशिकाएं होनी चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना के लिए बड़े क्षेत्र भूमि की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट जनरेटर के लिए फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। कितनी? 2 हेक्टेयर भूमि की। अब आता सोलर एनर्जी है, सोलर ऊर्जा। सूर्य से विकिरण के रूप में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। भारत में लगभग 5,000 ट्रिलियन किलोवाट वर्ष से अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। सामान्यतः सेल 0.5 से 1 वोल्ट का वोल्टेज विकसित करता है और सूर्य के संपर्क में आने पर लगभग 7.3 न्यून बिजली का उत्पादन कर सकता है। बड़ी संख्या में सौर सेल को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है जिसे सौर सेल पैनल कहा जाता है। सिलिकॉन, जिसका उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है, प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सौर सेल बनाने के लिए विशेष ग्रेड सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। निर्माण की पूरी प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। पैनल में कोशिका के इंटरकनेक्शन के लिए उपयोगी की जाने वाली चांदी लागत को और बढ़ा देती है। एनर्जी फ्रॉम द सी, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। अब आता ज्वारीय ऊर्जा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के घूर्णन पर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और घटता। इस कारण उत्पन्न निम्न ज्वार की घटना होती है। यदि आप समुद्र के पास रहते हैं तो समुद्र के पास कहीं यात्रा करते हैं तो दिन के दौरान समुद्र के स्तर में होने वाली परिवर्तन का निरीक्षण करें। समुद्री स्तर के अंतर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को समुद्र के संकरे मुहाने पर बांध बनाकर घूर्णन किया जाता है। बांध के मुहाने पर लगाई गई एक टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है। ऐसे बांधों का निर्माण सीमित स्थानों पर ही संभव है। अब आता तरंग ऊर्जा यानी वेव एनर्जी। समुद्र पर तेज हवाएं चलने से तरंगें उत्पन्न होती। समुद्र पर तेज हवाएं चलने से तरंगें उत्पन्न होती हैं। तरंग ऊर्जा केवल तभी व्यवहारिक होती है जब तरंगें बहुत शक्तिशाली हों। टरबाइन के घूर्णन और बिजली उत्पादन के लिए तरंग ऊर्जा को पकड़ने के लिए कई उपकरण डिजाइन किए गए हैं। अब आता महासागरीय ऊष्मीय ऊर्जा। क्या था? महासागरीय ऊष्मीय ऊर्जा। ओशन थर्मल एनर्जी। सूर्य, समुद्र या महासागर के सतही पानी को गर्म करता है, जबकि गहरे पानी का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। कैसा रहता है? ठंडा रहता है अपेक्षाकृत गहरे पानी का।
इस तापमान के अंतर का उपयोग महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन संयंत्रों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये संयंत्र तब काम करते हैं जब सतही पानी और 2 किलोमीटर की गहराई पर पानी के बीच का तापमान अंतर 20 केल्विन या 20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो। गर्म सतही पानी का उपयोग अमोनिया जैसे अस्थिर तरल को उबालने के लिए किया जाता है। इस तरल के वाष्प का उपयोग जनरेटर की टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। महासागर की गहराई से ठंडे पानी को पंप करके वाष्प को फिर से तरल में संघनित किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की लागत बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन ऐसा बहुत कम व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य स्थल है जहां ऐसी ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई बिजली संयंत्र संचालित हैं। नाभिकीय ऊर्जा भारी परमाणु के नाभिकों को हल्के नाभिकों में तोड़कर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त की जाती है। विखंडन से उत्पन्न इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा भारी परमाणु के नाभिक को हल्के नाभिक में तोड़ना, यानी नाभिक में तोड़ना, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन से उत्पन्न इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितनी? 2 प्रकार, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। सापेक्षता सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। E बराबर mc², जहाँ E बराबर 9 गुणा 10⁻16 जूल होता है। जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान की हानि होती है। किसकी होती है? द्रव्यमान की हानि होती है। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी क्रिया या एक रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया है जिसमें परमाणु का एक नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है। इस विखंडन प्रक्रिया में गामा फोटोन और उत्पादन होते हैं और रेडियोधर्मी क्षय के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है। 1NO0 प्लस U9235 इजिकल टू U9236, 2 भागों में बढ़ गया 92 के 8 36 141 बेस 56 एनर्जी। परमाणु बम। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से बिजली बनाई जाती है। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिक आपस में टकराकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन में आपस में टकराकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उन तत्वों के साथ होती है जिनके परमाणु संख्या कम होती है, जैसे हाइड्रोजन। सूर्य हाइड्रोजन नाभिक के नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। अपने कोर में सूर्य प्रति सेकंड 500 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन को फ्यूज करता है। वतः नाभिकीय विखंडन। न्यूट्रॉन U235 U236 3 भागों में विभाजित। न्यूट्रॉन Ba144 Kr89। डिस्ट्रीब्यूशन नाभिकीय संलयन। ट्राइटिनियम 2 भागों में से 1 भागों में हो गया। न्यूट्रोनियम हीलियम। अगला चैप्टर आता ऊष्मा एवं तापमान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।